वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र तथा प्रकृति के बारे में बताऊंगी। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं और हम आधुनिक समाज में लोक प्रशासन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब मैं आज आपको इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लोक प्रशासन की प्रकृति को अगर हम देखें तो उसे हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला दृष्टिकोण जो है वह है एकीकृत दृष्टिकोण, जिसको हम इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। दूसरा दृष्टिकोण जो है वह है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, जिसे हम मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ समझाऊंगी कि इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है। फिर व्यापक दृष्टिकोण किसको बोलते हैं, व्यापक मतलब ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, और नैरो पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि संकुचित दृष्टिकोण किसको बोलते हैं। तो एकीकृत दृष्टिकोण यह एक व्यापक दृष्टिकोण जो है उसको हम इंटीग्रल दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण के समरस या उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह मैनेजरियल व्यू को, प्रबंधीय दृष्टिकोण को हम संकुचित दृष्टिकोण से भी मिलाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप बेसिक चीज़ समझिए, जब हम हायरार्की पढ़ते हैं या एक संगठन पढ़ते हैं तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का मतलब, क्यों ट्रायंगल बनाते हैं? ट्रायंगल इसलिए बनाते हैं कि किसी भी संगठन में अगर हम चलें तो शीर्ष स्थान पर कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति होता है, और जैसे जैसे हम संगठन में ऊपर से लेके नीचे जाते रहेंगे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल हम किसी कॉलेज की बात करें, आप जब कॉलेज में आते हैं तो सबसे ऊपर एक प्रिंसिपल होते हैं, पहले वाइस प्रिंसिपल्स भी हुआ करते थे, उसके बाद सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स होंगे, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के व्याख्याता होंगे, उनके नीचे दूसरा स्टाफ अकाउंट्स का और ये सब, और उसके नीचे क्लरिकल स्टाफ, और उसके नीचे पियोन स्टाफ। तो एक संगठन में सबसे टॉप मैनेजमेंट में कौन आएगा? प्रिंसिपल्स और हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं। फिर उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट में कौन आएगा? जितने भी व्याख्याता हैं, और लोअर लेवल के मैनेजमेंट में या लोअर लेवल के प्रबंधन में जितना भी अलाइड स्टाफ, जो स्टाफ है जो सूत्र को जो हेल्प करता है। तो इंटीग्रल व्यू वाले कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक जितने भी व्यक्ति संगठन में कार्यरत हैं और उन संगठनों की, उस संगठन की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासरत हैं या कार्य कर रहे हैं, तो वह सारे के सारे व्यक्ति लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि प्रबंध का काम, प्रशासन का काम नीति निर्माण से है, डिसीजन मेकिंग से है, तो डिसीजन मेकिंग का काम तो केवल टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है या थोड़ा बहुत मिडिल लेवल से। तो वो ये कहते हैं कि एक संगठन में केवल टॉप मैनेजमेंट और थोड़ा सा मिडिल लेवल का मैनेजमेंट ही असल में प्रबंधक का, डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है, तो केवल वही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम से आप समझिए, मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नेट पे बनाना नहीं आता। अब देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये एक हायरार्की, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 में डिवाइड किया। लोअर लेवल के अंदर आपके पियोन के ऊपर क्लरिकल स्टाफ, उसके ऊपर एलडीसी, यूडीसी, ये सब आएंगे। उसके ऊपर मिडिल लेवल के अंदर सारे लेक्चरर्स या अकाउंटेंट्स आएंगे, लाइब्रेरियन जिसको हम बोलते हैं, या और भी जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं। और टॉप मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल और जो मुख्य सीनियर व्यक्ति हैं, जो इलेक्शन कमीशन को देखते हैं या बहुत सारे अन्य विभागों को देखते हैं। अब मैं कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हुए आपको कह रही हूँ। तो अगर हम पूरे के पूरे संगठन के कार्य को टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को माने, तो उसको हम एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे।
अगर हम केवल टॉप लेवल और कुछ मिडिल लेवल के व्यक्तियों के कार्य को माने कि वह लोक प्रशासन का क्षेत्र है तो उसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजरियल दृष्टिकोण कहेंगे। समझ में आ गया? एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब पूरे के पूरे संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि टॉप लेवल पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और नीचे जो क्लरिकल लिपिए पियोन वाला स्टाफ है वो सब मिलकर लोक प्रशासन का क्षेत्र है। और अगर हम केवल ऊपर के व्यक्तियों की बात करें तो उसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासन का क्षेत्र मैंने आपको बताया। एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर क्या आएगा? प्रबंधक और मजदूर, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी व्यक्ति हैं वह प्रशासन में आएंगे तो उसे एकीकृत दृष्टिकोण कहेंगे। अगर केवल प्रबंधक ही प्रशासन में आएंगे, जो नीचे के व्यक्ति हैं, क्लरिकल स्टाफ है या जो अलाइड स्टाफ है, वह अगर उसको काउंट नहीं किया जाएगा तो उसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहेंगे। अब इसको आप वापस से समझिए। एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन को सरकार के सभी कार्मिकों एवं सरकार के समस्त अंगों के समग्र अध्ययन को विस्तृत मानता है। अर्थात लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, प्रबंधकीय मतलब मैनेजरियल, तकनीकी मतलब टेक्निकल, लिपिकीय मतलब क्लरिकल और जितने भी और सभी काम हैं उनका योग है। एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण, जिसको हम इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, इसका मतलब है संगठन में जितने भी व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे पियोन तक कार्यरत हैं और उस संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, वह सब व्यक्ति एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण के हिसाब से लोक प्रशासन का क्षेत्र हैं। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण का देखिए। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में वह कहते हैं लोक प्रशासन को शासकीय कामकाज, यानी कि जो प्रशासन से रिलेटेड काम है वह केवल अधिकारी वर्ग तक सीमित है। केवल अधिकारी वर्ग ही डिसाइड करता है कि भाई प्रशासन में किस तरह से कॉलेज है उसका कार्य कैसे करना है, बिल्डिंग को कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे बुलाना है, कोरोना में किस तरह से कार्य करना है। तो जो सीनियर लेवल है केवल वही डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने का, असली प्रबंधन का कार्य करता है। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वह भाग जो निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, केवल वह ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है। इनके समर्थकों के अनुसार तकनीकी यानी कि टेक्निकल स्टाफ, लिपिकीय, क्लरिकल स्टाफ और जो लोअर लेवल 4th क्लास का स्टाफ है वह लोक प्रशासन में शामिल नहीं होते। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, वापस से अब आपको बता रही हूँ। अब इसको हमने सबसे पहले क्या किया? एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया। अब इसी के क्षेत्र को हम दूसरी तरह से अगर देखें तो उसके अंदर आएगा व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अंदर ही लूथर गुलिक द्वारा दिया गया एक और दृष्टिकोण है जिसे हम पोस्ट कॉप दृष्टिकोण बोलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से भी आपको वीडियो दूंगी और नोट्स दूंगी। तो चलिए, वो ये कहते हैं कि 5 तरह से हम इसके क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि क्या लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, क्या लोक प्रशासन का क्षेत्र संकुचित है, क्या केवल पोस्ट कॉप का पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण ही लोक प्रशासन है, क्या लोक प्रशासन के कार्य में सभी कार्य आएंगे जो सार्वजनिक कार्य हैं, या केवल निजी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के ही कार्य आएंगे, या लोक प्रशासन के अंदर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों आएंगे, या केवल नीति का क्रियान्वयन करना। जैसे लूथर गुलिक ने कहा कि कार्यपालिका का कार्य ही मुख्यतः लोक प्रशासन का क्षेत्र है। तो क्या लोक प्रशासन नीति के क्रियान्वयन तक ही सीमित है अतः नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों उसका क्षेत्र में आते हैं? इसी तरह से 5वां पॉइंट क्या है कि क्या लोक प्रशासन का क्षेत्र सार्वजनिक क्रियाकलापों तक ही सीमित है या निजी क्षेत्र के भी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वह भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं? चलिए इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो आपको अब सबसे पहले मैंने आपको बताया एकीकृत दृष्टिकोण क्या होता है और
प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या होता है। उसी से रिलेटेड एकीकृत दृष्टिकोण को हम व्यापक दृष्टिकोण के रूप में मानेंगे और प्रबंधकीय दृष्टिकोण को हम संकुचित दृष्टिकोण के रूप में बनाएंगे। जब आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। अगर आप अभी भी पढ़ना चाहें तो मैंने सेकेंड ईयर को पढ़ाने के लिए वीडियोस डाले हुए हैं सरकार के 3 मुख्य अंगों के, जिसके अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके बारे में पढ़ाया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का या सरकार के प्रमुख अंग का जो वीडियो डाला है उसको आप देखिए, उससे समझने का प्रयास करिए कि एक सरकार जो है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो किसी भी सरकार के जो तीनों अंग हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशरी ब्रांच, अगर हम कहें कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार के सारी की सारी ब्रांचेस के कार्य सम्मिलित हैं तो वह क्या है, व्यापक दृष्टिकोण। और अगर हम ये कहें जैसे एल.डी. वाइट ने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन लूथर गुलिक ने क्या कहा कि इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये कहा जाए कि केवल डिसीजन मेकिंग का काम जो है वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका में कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है, मेजॉरिटी पार्टी, जो जीतने वाली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं उनमें जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। तो जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है यानी कि जो केवल नीति के डिसीजन मेकिंग का कार्य कर रहा है, निर्णय प्रक्रिया का कार्य कर रहा है, केवल वह ही प्रशासन का, लोक प्रशासन का अंग है। अगर ये कहा जाए तो इस डेफिनेशन को हम कहेंगे कि ये डेफिनेशन संकुचित दृष्टिकोण है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अगर हम कहें कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का कार्य आता है तो उसे हम कहेंगे कि यह एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू है या व्यापक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हम कहें कि केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, कार्यपालिका का कार्य ही मुख्यतः लोक प्रशासन का क्षेत्र है तो यह संकुचित दृष्टिकोण या नैरो पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन होगी, या नैरो पॉइंट ऑफ व्यू लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन का क्षेत्र कहलाया जाएगा। चलिए आगे विस्तार से इस बात को और समझते हैं। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से संबंधित है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करने अथवा लागू करने के लिए होता है। तो लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण क्या हुआ, व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के सभी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य शामिल हैं। तो लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के कार्य समाहित हैं, सम्मिलित हैं। लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण में प्रोफेसर एल.डी. वाइट की डेफिनेशन वापस से आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये डेफिनेशंस याद हो जाएं। उन्होंने कहा लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना एवं क्रियान्वयन करना होता है। इसी तरह से W.H. विलोबी की डेफिनेशन है कि अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। वह कहते हैं जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वह लॉ मेकिंग का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे एग्जीक्यूशन का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा हो, या नीतियों का निर्माण कानून में संविधान के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा हो, यह सभी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आएंगे। अब लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में एक और डेफिनेशन एम. मार्क्स की है। वह कहते हैं कि अपने
व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। सार्वजनिक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी से संबंधित रिलेटेड सभी के सभी कार्य, सभी की सभी क्रियाएं जो हैं वो आती हैं।